हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। हमने बताया था गुलाम वंश का, जिस तरह से गुलाम वंश के के समय में केकुवाद का जो पुत्र था क्यूमस, वो अभी बहुत छोटा बच्चा था। उसको गद्दी पर बिठाया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी जो है बलबन के मतलब पहले क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी बलबन की सेना में रह चुका था, इसलिए उसको वो सारी जानकारी थी। अब जो मतलब उसके बच्चे को उसने मतलब छोटा बच्चा था, अब तो उसको गद्दी पर बिठाया और उसका वो संरक्षक बन गया था। बाद में उस बच्चे की भी हत्या करवा ली थी और वो खुद गद्दी पर कब्जा कर दिया था। इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी ने मतलब गुलाम वंश का अंत करके और उसने एक नए वंश का आरंभ किया जिसका नाम था खिलजी वंश। अब जो हम पढ़ेंगे खिलजी कौन थे या खलजी कौन थे, खलजी भी लिखते हैं इतिहास में इसको। तो ये जो वंश था, अब ये कैसे खिलजी कौन थे, इसके बारे में उनका मूल निवास स्थान क्या था, ये मैं बता रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी इतिहासकारों में एक आपसी चर्चा है खिलजियों को लेकर के कि ये कौन है। तो इतिहासकार बर्नी और कुछ परवर्ती इतिहासकार जैसे कि निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, फरिश्ता, इन्होंने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। लेकिन खिलजी को तुर्क बताया है कि ये 10वीं शताब्दी के पूर्व तुर्किस्तान में रहते थे और वहाँ से वो अफ़गानिस्तान के खल्ज प्रदेश में बस गए थे। और खल्ज प्रदेश में बस गए के अफ़गानों के इन्होंने रीति रिवाजों को अपना लिया था, इसलिए कई लोग इनको अफ़गान भी कहते थे, लेकिन वास्तव में कहते हैं अफ़गान भी, लेकिन ये वास्तव में तुर्क थे। 10वीं शताब्दी का एक अरब भूगोल शास्त्री इब्न होकल है। उसने खलजियों को तुर्की के मूल निवासी बताया है। तारीख फ़खरुद्दीन, मुबारक शाह का लेखक फ़खरुद्दीन भी, जिसने अपनी पुस्तक जो 1206 में ही लिख कर के समाप्त की थी, उसने भी खलजियों को तुर्क बताया है। और उसकी 64 तुर्की कबीलों की जो सूची दी है उसमें खलजी कबीलों को भी सम्मिलित किया है। इसलिए जो है इसको मतलब जो है वो खिलजी ही माना गया, खिलजी के तुर्क के ही माना गया है। तो क्योंकि उसने जो कबीलों की सूची इतनी सारी दी है, लेकिन जो जब वो इन्होंने अफ़गानिस्तान में रहने के बाद इन्होंने जो जो रीति रिवाजों को अपनाया था, तो इसलिए उसको अफ़गान भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में तुर्क थे। अब जो है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो तुर्की सैनिक था और अपनी योग्यता से वो बलबन के पोते केकुवाद के समय में अंगरक्षक था और बाद में समाना का सूबेदार तथा मंगोलों को हराकर सेना मंत्री बना था। जब केकुवाद बहुत भोग विलास में पड़ गया था और लकवा से ग्रसित हो गया था, तो 1290 में उसने गुलाम मतलब उसके छोटे पुत्र जो है के खुश मतलब क्यूमस को मतलब गद्दी पर बिठा करके गुलाम गद्दी वो खुद संरक्षक बन गया। फिर बाद में उसकी भी हत्या कर ली और खिलजी वंश की नींव डाली और गुलाम वंश का अंत किया। अब जो है खिलजी का जो है जलालुद्दीन खिलजी जिस तरह से गद्दी पर बैठा, तब उसने फिरोज की उपाधि धारण की थी। और जब उसकी उम्र जो है कहते हैं कि वो 90 साल के करीब थी इसकी उम्र, जलालुद्दीन खिलजी की, फिरोज खिलजी की। जलालुद्दीन की प्रारंभिक जो कठिनाइयाँ या जो थी वो यह थी कि वो इलबारी तुर्क नहीं था, इसलिए गुलाम वंशों मतलब इसलिए जो गुलाम दरबारों में जो अमीर गुलाम वंश के जो दरबारी अमीर वगैरह थे, वो उसको विदेशी ही मानते थे। सिंहासन रूढ़ के समय में उसकी उम्र जो है 90 साल के करीब थी। वो बड़ा बूढ़ा और दुर्बल था।
वो आप जानते ही हो कि इस उम्र में इंसान क्या होता है। तीसरा जो था, जलालुद्दीन से अधिक महत्वाकांक्षी उसके दरबार में अन्य अमीर भी थे। और चौथा है, उसके शासन व्यवस्था में न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, क्योंकि वो खुद ही इतना मतलब वो कमज़ोर था और बूढ़ा था, तो वो एकदम से कोई भी काम है वो आवेश में नहीं करता था, और शक्ति से के अपनी शक्ति का प्रयोग करके दमन नहीं करता था, क्योंकि उसको वो जानता था कि मैं जो हूँ, मैं जिस अवस्था में हूँ, वृद्धावस्था में, इसमें वो ताकत नहीं होती है। अब जो है उसने जो है उसकी आंतरिक नीति या गृह नीति यह थी जलालुद्दीन की, कि दूसरों को प्रसन्न रखने के सिद्धांत पर आधारित थी। इसलिए उसने उदारता, दया और शांति भाव से ही बिना रक्त बहाए शासन किया था, और इतिहासकारों ने इसका कारण उसकी वृद्धावस्था बताया है। सुल्तान बनने के बाद गुलामों के शासनकाल में चले आ रहे पदाधिकारियों को उसने उसी पद पर आसीन रखा जहां वो पहले थे। अपने सगे संबंधियों को भी उसने उच्च पदों पर आसीन किया। जलालुद्दीन खिलजी की जो उसके समय में जो विद्रोह हुए थे शासनकाल में, वो विद्रोह जो थे, सबसे पहला जो विद्रोह था वो मलिक छज्जू का या कशली खां का विद्रोह। मैं एक बात बताना आपको उचित समझती हूँ कि जलालुद्दीन खिलजी का जो राज्यरोहण की मैं तारीख नहीं बताई है, सन नहीं बताया, उसका राज्यरोहण जो है 13 जून 1290 में केकुवाद का के द्वारा जो बनाया गया किलो खरी का जो महल है उसमें हुआ था। लाल महल में कभी कहते हैं कि उसमें हुआ था। किलो खरी दिल्ली का एक इलाका बन गया अभी वर्तमान में। पहले वो दिल्ली छोटा था पहले, तो अब जो जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार हुआ, कई इलाके दिल्ली में समाहित हो गए। ठीक है। अब जो है मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, जो बता रही थी कि मलिक छज्जू का विद्रोह या कशली खां जो इसका नाम था, कड़ा का गवर्नर था। ये 1200 अगस्त 1290 में इसका विद्रोह हुआ है, और बलबन का ये भतीजा था। ऐसे कहते हैं कि उसने विद्रोह जब किया था तो सुल्तान ने उसका दमन करने के लिए उदारता की नीति अपनाई थी। और जब विद्रोही मलिक छज्जू को बंदी अवस्था में लेकर के दरबार में लाया गया, तो जलालुद्दीन फिरोज जब अपने सिंहासन पर बैठा था, तो तब वो उसको देख करके बहुत ही मतलब वो भावुक हो गया, रो पड़ा कि मतलब, और उसने रो पड़ा, और ये उसको ये लगा कि मेरे जो बलबन स्वामी थे, बलबन का जो एकमात्र निशानी है, उसको ऐसी अवस्था और में लाया गया, क्योंकि वो फटे हाल और जंजीरों में जकड़ करके लाया गया था, इसलिए वो रो पड़ा था। इसलिए उस समय क्या है कि उसको माफ़ कर दिया और सबको बोला कि इसके लिए मतलब इसके सम्मान में, कशली खां के सम्मान में एक पार्टी आयोजित की जाए। तो सभी लोग हैं दरबारी, वो बड़े हैरान हो गए कि जिस आदमी ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और उसने उसके लिए पार्टी आयोजित कर रहा है, शराब की पार्टियाँ, और तो उसको बड़ा मतलब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था। लेकिन अब वो करता भी क्या, वो बड़ा मतलब कमज़ोर भी था और बूढ़ापा भी था उसका, तो इसलिए वो ज़्यादा वो नहीं कर पाया। अब जो है दूसरा जो है कि जो विद्रोह हुआ था वो ठग और चोरों का हुआ था। तो इस समय जो है भारत के मतलब के विभिन्न भागों में इतनी चोरी बढ़ गई थी, और जलालुद्दीन के समय में भी चोरी बहुत, डकैती बहुत बढ़ गई थी। एक बार बहुत से चोर डाकुओं को पकड़ करके सुल्तान के दरबार में लाया गया, तो उसने उदारता की नीति अपना करके उनको कोई दंड नहीं दिया, बल्कि एक बुराइयों पर एक भाषण दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसे हो, आपने क्यों किया, क्योंकि तो वो ये भाषण दे करके और उनको बंगाल भेज दिया, नाव में बिठा करके उनको बंगाल भेज दिया।
इस तरह से तीसरा जो विद्रोह था वो अमीर और दरबारियों का विद्रोह था। सुल्तान ने यहाँ भी उदारता की नीति से तंग आकर के ये दरबारियों ने ये विद्रोह किया था, लेकिन सुल्तान को पता था कि उसके साथ पता था कि अब करे तो क्या करे, बुढ़ापा भी था, कमजोरी भी थी। तो उसने कहा कि तलवार डाल दी उस समय इन सारे अमीर और दरबारियों के सामने और कहा कि अगर आप जो है इसका प्रयोग जैसा भी चाहो वो कोई भी इसका वैसा प्रयोग कर सकते हैं, तलवार डाल करके ये कहा और उन्हें क्षमा कर दिया सारे अमीरों को। तो इस तरह से ये विद्रोह को भी शांत किया। और चौथा जो था सिद्दी मौला का दमन। वैसे तो जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है वो पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में बहुत ही उदार और दयालु राजा बताते हैं, शांति पसंद राजा बताते हैं, लेकिन उसने सभी जगह पर उदारता की नीति अपनाई थी। लेकिन सिद्दी मौला का जब दमन किया था तो उस दमन जो है उस पर कठोरता की नीति अपनाई थी। कारण क्या था कि सिद्दी मौला जो है कारण क्या था कि क्या उसको एक लोगों ने भिड़ा दिया था कि ये जो है सिद्दी मौला आपको गद्दी पर उठा करके वो खुद राजा बनना चाहता है, तो इस पर यह क्रुद्ध हो गया था। तो ये क्या है कि सिद्दी मौला जो थे वो दिल्ली के एक सूफी संत थे, बहुत ही पवित्र और दानी फकीर थे, उनके साथ ऐसी नीति अपनाई थी। तो जब जलालुद्दीन गुस्से हुआ कि ये मतलब राजा बनना चाहता है, तो तब उन्होंने सिद्दी मौला ने वाद विवाद कर मतलब उस समय पहले तो मतलब क्रुद्ध हुआ और फिर उसने आज्ञा दे दी कि इसके और उसके समर्थकों को मार डालने की आज्ञा दे दी और उसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया सिद्दी मौला को। और कुछ सालों के बाद दिल्ली में जो है अकाल पड़ा था और लोग जो है सुल्तान को कोसने लगे थे। अब जो है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का हम जो ये बताते हैं। आगे जो है सैनिक अभियान जो थे, तो इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1290 में जलालुद्दीन ने, लेकिन असफल रहा। 1291 में मंगोल नेता हलाकू खां के पुत्र अब्दुल्ला का भारत पर जब आक्रमण हुआ तो जलालुद्दीन ने कोमलता अपनाई थी और उनको मतलब नौ मुसलमान बना करके दिल्ली के आसपास बस जाने की आज्ञा दी थी और अपने दाम आज्ञा दे दी थी। और इस तरह से दिल्ली में ये जो है मंगोल पूरी जो है वहाँ पर 9 मुसलमान बस गए थे। और वही बाद में ये जो है अलाउद्दीन की खिलजी के समय में बहुत ज़्यादा उभरे थे और फिर अलाउद्दीन ने उसका बुरी तरह से दमन किया था मंगोलों का। अब जो आगे हम बताते हैं कि 1292 की ईस्वी के अंत के लगभग जलालुद्दीन का मंगलोर पर आक्रमण हुआ और उस पर उसने सफलता से अधिकार किया। और जलालुद्दीन के समय में 2 और सैनिक अभियान उसके भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा भिलसा और देवगिरी के विरुद्ध भी किए गए। 1294 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन ने सुल्तान की अनुमति से भिलसा पर आक्रमण किया और जी भर कर के लूटा और लूट का जो अपार धनराशि जो था वो लेकर के सीधा दिल्ली आया और बड़ी चतुरता से उसने सारी धनराशि जो है सुल्तान को सौंप करके उसका विश्वास अर्जित कर लिया। किसने? अलाउद्दीन ने। जलालुद्दीन अपने प्रिय भतीजे की सफलता पर बहुत खुश हुआ था और पुरस्कार के रूप में उसे आरिज ए ममालिक के पद पर नियुक्त किया तथा उसके कड़ा के एक इक्ते में अवध का इक्ता भी सम्मिलित कर दिया। अब जो है भीलसा में अलाउद्दीन ने दक्षिण में स्थित देवगिरी की प्रचुर भीलसा जो है विदिशा को कहते हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास। तो देवगिरी की जो में के किले में इतना धन है, इतना इसकी कहानियाँ उसने बहुत सुन रखी थी, इसलिए उसने देवगिरी पर आक्रमण करके वहाँ की अतुल धन संपदा प्राप्त करने का निश्चय किया था अलाउद्दीन ने। किंतु
इसने अपनी ये योजना जो है वो किसी को नहीं बताई और 1 वर्ष तक उसने सैनिक तैयारी करके और फिर मतलब जलालुद्दीन की अनुमति प्राप्त किए बिना ही वो चुने हुए मतलब 8,000 घुड़सवारों को लेकर 26 फरवरी 1296 में कड़ा से देवगिरी के लिए प्रस्थान किया और देवगिरी पहुंचकर उसने वहाँ के राजा जो रामचंद्र देव पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया और देवगिरी से अपार धन लेकर के, जिसमें सैकड़ों मन सोना चांदी हीरे जवेरात थे, बहुमूल्य वस्तु थे, वो सब लेकर के कड़ा लौट आया। देवगिरी में उसको इतना खजाना प्राप्त हुआ कि उसे देख कर के समकालीन उस समय के जो लोग थे वो भी चकित रह गए कि अलाउद्दीन के पास कितना खजाना लेकर के आया है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी की शादी जो है अपनी लड़की से की थी। अब है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। अलाउद्दीन खिलजी जो है कि मतलब उसको क्या है कि उसको ये था कि बहुत ही सिंहासन पर बैठने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उसने एक फैसला कर दिया था कि अब किसी भी तरह से मैं इसको मतलब जलालुद्दीन की हत्या करके मेरे चाचा की हत्या करके मुझे सिंहासन पर बैठना है। जबकि इसका चाचा उसको अपने पुत्र के समान मानता था, दामाद था फिर भी पुत्र मानता था। तो अब क्या हुआ कि ऐसा क्या हुआ, ये कहते हैं कि सुल्तान जो जलालुद्दीन की अनुमति के बिना ही देवगिरी पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने, और वहाँ से वो अतुल धनराशि लूट कर लाया था जिसे वो शाही कोष में जमा नहीं कराया था। और अतः मलिक अहमद चप आदि सरदारों ने जलालुद्दीन से अलाउद्दीन के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने को कहा था, किंतु जलालुद्दीन जो है अलाउद्दीन पर बहुत ही विश्वास करता था। और दूसरा, जब अलाउद्दीन के छोटे भाई अल्मास बेग ने भी मीठी मीठी बातें की और सुल्तान का बातें की, तो जिससे सुल्तान जलालुद्दीन का विश्वास बढ़ गया था और उसने अपने दरबारियों की बात को नहीं माना था, बल्कि अल्मास बेग की मीठी मीठी बातों में आकर अपने दरबारियों द्वारा रोकने के बावजूद भी वो अपने प्रिय दामाद जो है अलाउद्दीन से मिलने के लिए कड़ा के लिए प्रस्थान किया था और नाव में बैठ गया था। ऐसे कहते हैं कि जैसे ही अलाउद्दीन को देखा इसने जलालुद्दीन ने, तो वो एकदम से उसके गले लगाने के लिए आतुर हो गया और कहते हैं कि जैसे ही वो गले लगा अपने भतीजे के और अलाउद्दीन ने इशारा किया अपने दो जो वहाँ पर जो थे उसके के जो भी जल्लाद है या कोई भी इनके सैनिक होंगे कोई भी, तो उन दो सैनिक जिसका नाम है मोहम्मद सालिम तथा इख्तियारुद्दीन हुद, ये 2 जनों ने जलालुद्दीन की गर्दन काट दी। इस तरह से उसका सर उस धड़ से अलग कर दिया। जलालुद्दीन की ये हत्या 20 जुलाई 1296 ईस्वी के दिन हुई थी और उसके बाद अलाउद्दीन ने शाही छत्र धारण किए थे और सिर पर धारण करके खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। और जलालुद्दीन का जो सिर है वो एक भाले की नोक में मतलब डाल करके छेद करके माणिकपुर की सड़कों पर घुमाया था। तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी का हालांकि शासन जो है इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम उसका जो है ऐसा जरूर था कि महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु दास सुल्तान जिनको मामलुक कहते हैं, ममलुक के प्रयोगात्मक युग और अलाउद्दीन की नियोजित साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के बीच में एक पुल था। तो हम जो कहते हैं इतिहास में इसका जो मूल्यांकन हम करेंगे जलालुद्दीन खिलजी का, तो ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति का राजा था, उदार प्रवृत्ति का शासक था। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। एक ये है कि दिल्ली सल्तनत में उसने 5 साल शासन किया, 5-6 साल, और इन 5 और 6 साल के बीच में
उसने कभी भी कठोरता की नीति केवल सिद्धि मौला के अंत को लेकर ही की गई थी, बाकी नहीं की थी। उसने उदारता की नीति अपनाई थी। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों।